Okay, good afternoon, everybody. Good afternoon. How are you all? कैसे हो आप लोग? Yeah, good afternoon. Just a moment. Okay, I hope you can see the screen now, right? Fine. Okay, so what was the homework in the last class? Everybody, was there any homework in the last class? Okay, what was that? In-text exercise 5. Okay. Okay. In-text exercise 6. Fine. In-text exercise 6 में क्या था? हाँ, in-text exercise में 6 में सारे except 1 and 6. Okay, fine. ठीक है. Except 1 and 6. ठीक है, तो बताओ 1 और 6 छोड़ के किसी में डाउट है? मतलब क्वेश्चंस तो ज्यादा नहीं थे। 8 क्वेश्चंस में किसी को डाउट है तो बताओ। 1 to 5 में किसी को डाउट है? मतलब 2 to 5। ओके, 7 to 10, 2 to 5 और 7 to 10। ठीक है, किसी को डाउट नहीं। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था एवरीबॉडी? लास्ट क्लास में हमने बेंड्स रूल का एक एप्लीकेशन सीखा था, राइट? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पोंड इन द चैट बॉक्स। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? 10th डाउट है। ओके, moving to question 10, as the s character of the hybrid orbital decreases the bond length। देखो, s कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो यानी p कैरेक्टर बढ़ रहा है, राइट? तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा एवरीबॉडी? इंक्रीज होगा ना, इंक्रीज होगा। दैट इज द आंसर। ये तो एक बेसिक फॉर्मूला है ना, इस कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है और घटने से कम बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर श्रेयस? श्रेयस, हमने यही पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, तो सिंपल है वो। अब हम बात कर लेते हैं, क्या पूछा तुमने? 4 और 5। ठीक है, क्वेश्चन 4 and 5। द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल इज इन। अच्छा, एक बात बताओ, बॉन्ड एंगल हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं एवरीबॉडी? बॉन्ड एंगल हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? बॉन्ड एंगल हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिपल्शन, और यहाँ पर एक्स सेंट्रल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और ऑब्वियसली नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी देखने होते हैं, तो लोन पेयर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। इज दैट क्लियर? देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास है AsH3, B है NH3, C है H2O और D है PH3। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब देखो, यहाँ पे कितने लोन पेयर हैं? इसके लोन पेयर हैं 1, इसका लोन पेयर है 1, इसका लोन पेयर कितना है? 2, और इसका लोन पेयर कितना है? 1। तो एक लोन पेयर वालों का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो अब यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ 2 लोन, तो अब एक लोन पेयर वाले को कंपेयर कर सकते हैं, AsH3, NH3, PH3। तो हमने यही पढ़ा था ना, बॉन्ड एंगल इज प्रोपोर्शनल टू एक्स सेंट्रल। एवरीबॉडी प्लीज रिस्पोंड इन द चैट बॉक्स। हमने यही पढ़ा था ना, बॉन्ड एंगल इज प्रोपोर्शनल टू एक्स सेंट्रल। तो एक्स सेंट्रल सबसे ज्यादा बी में है, राइट? सो दैट इज योर आंसर। आगे बढ़ सकते हैं? डू यू वांट टू राइट दिस? ये लिखना है क्या? डू यू वांट टू राइट दिस?
ओके क्वेश्चन 3, तो पीछे से क्यों चल रहा है यार, मतलब क्वेश्चन 3, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल विल बी प्रेजेंट इन, देखो ये BCl3 है, BBr3 है, दिस इज BF3 एंड दिस इज सेम फॉर ऑल। अब बताओ यहाँ तीनों में हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही है ना सबका, और कोई लोन पेयर है नहीं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो आंसर क्या होगा, सेम फॉर ऑल होगा। क्या तुम ये सोच रहे हो कि बड़ा ग्रुप ज्यादा रिपेल करेगा, ऐसा सोच रहे हो क्या? खतरनाक खिलाड़ी हो फिर तुम। अरे भाई ऐसा थोड़ी होगा, खुद जरा सोचो, बड़ा ग्रुप ज्यादा रिपेल करेगा तो तीनों बड़े ग्रुप है ना, ये भी ज्यादा रिपेल करेगा, ये भी ज्यादा रिपेल करेगा, ये भी ज्यादा रिपेल करेगा। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, अमोनिया मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल थोड़ा सा 109 डिग्री से कम होता है, जैसे मैंने बताया था ना, sp3 में परफेक्ट बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, तो अमोनिया में थोड़ा सा कम हो जाएगा 2 डिग्री के आसपास, 107 डिग्री हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हो तो इसका आंसर 107 डिग्री के आसपास होगा। आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 तो नहीं दिया था मैंने, 1 और 6 दिया था एवरीबॉडी, मैं तो नहीं दिया था तुम्हें 1 6 करने के लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा था शायद, 8, ल्यूइस एसिड क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है ना। ल्यूइस एसिड मैंने पहले कभी बताया है? ल्यूइस एसिड के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया होगा जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बता रहे थे तब। ल्यूइस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जिसका होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, या फिर बोल सकते हो वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो अब बताओ इनमें किसका होगा ये, BF3, NH3, PH3 और SO2। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट किसका है जरा देखो और बताओ। ए है, इज दैट क्लियर? तो ए होगा आंसर, और क्या। नेक्स्ट, किसी को और को डाउट है किसी में? एवरीबॉडी, और किसी टॉपिक में डाउट है किसी को? ओके, चलो तो फिर आगे हम चालू करते हैं टॉपिक अपना। एक टॉपिक होता है ड्रैगोज रूल, नाम सुना है? सिद्धेश इज आस्किंग क्वेश्चन 10। सिद्धेश जो क्वेश्चन 10 है वो तो आसान है, देखो, एज द एस कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डिक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये कोई बॉन्ड है, तो एस कैरेक्टर यदि कम होता है सी, तो क्या होगा बॉन्ड लेंथ का बताओ। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना इस कैरेक्टर के, तो ये कम होगा तो ये बढ़ेगा ना। इज दैट क्लियर? ओके, 7,
सारे ही पूछ लो फिर, इससे अच्छा बोल देते सर सारे कर दो डिस्कस। बॉन्ड एंगल 2 between two orbitals 105 degree for second period, what may be the hybridization? 105 डिग्री किसके बीच में आता है बताओ? 105 डिग्री किसके बीच में आएगा? sp पे आता है 180, sp2 पे 120, sp3 पे 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, तो 105 है तो क्या होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारे हिसाब से बताओ? किसके क्लोजेस्ट है? sp3 के क्लोजेस्ट है ना, तो sp3 होगा इसका आंसर। अब आगे बढ़े। ओके, देखो एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड ड्रैगोज रूल। ये क्या होता है? दिस इज अ टॉपिक कॉल्ड ड्रैगोज रूल। देखो व्हाट एग्जैक्टली इज ड्रैगोज रूल? ड्रैगोज रूल क्या होता है? सी, ड्रैगोज रूल क्या है कि यदि तुम्हारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हो गया फास्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, ठीक है, एसबी, बीआई, ठीक है, तो इन सब और हाइड्रोजन, इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोली थी मैंने सेम होती है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी अराउंड 2.2 होती है। सल्फर भी आ जाता है इसमें, ठीक है, और ये बात मैंने बोला था याद कर लो। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 90 डिग्री के मतलब 2.2 के आसपास होती है। सो ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्लोज ही, ठीक है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो वैसे केसेस में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है, ठीक है ना, तो इसको ऐसा लिखते हैं, when the electronegativity, let's say when the electronegativity of just a minute, atoms attached या फिर बोल सकते हो bonded to hydrogen is less than 2.5 in group 14, 15 and 16, then the bonding takes place through pure orbitals. Then the bonding takes place through pure orbitals. ये बात सबको समझ में आ रही है कि मैंने क्या बोला? यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है, यदि वो लेस देन 2.5 है, तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस का मतलब ये है कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की रही, समझ में आ रही बात? यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं रहा तो हाइब्रिडाइजेशन करने की जरूरत है क्या? जैसे ClCl में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है क्योंकि सिमिलर एनर्जी रहे तो मिक्सिंग की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ ऐसे समझाते हैं कि इस तरह के एलिमेंट्स जिनके अंदर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, वहां पे बॉन्डिंग जो है इट विल टेक प्लेस थ्रू प्योर ऑर्बिटल्स, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज नहीं करते। अब ये कैसे बता रहे हैं? यदि तुम pH3 मॉलिक्यूल देखोगे ना, फॉस्फीन, इस पे एक क्वेश्चन भी था, ठीक है, pH3 में तुम देखोगे फॉस्फीन में, तो ये जो बॉन्ड एंगल है एवरीबॉडी, डू यू नो व्हाट इज दिस बॉन्ड एंगल, लेट्स से थीटा, इट इज क्लोज टू 90 डिग्री। ग्रुप के बाद क्या लिखा है? दिस इज ग्रुप 14, 15 एंड 16, ये 14 है। इज दैट क्लियर?
तो अब ये जो बॉन्ड एंगल है, टॉकिंग अबाउट दिस बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। यहाँ बात समझ में आ रही है? तो अब जरा देखो cos 90 इज इक्वल टू s बाई एस माइनस वन। अब cos 90 क्या होता है बताओ? cos 90 होता है 0। तो अब s बाई एस माइनस वन इज इक्वल टू p माइनस वन बाई पी, ये 0 है। इसका मतलब क्या है? इस ये दोनों तभी पॉसिबल हैं जब s कैरेक्टर 0 हो और p माइनस वन 0 हो, यानी p कैरेक्टर 1। यानी इस वाले बॉन्ड में हम बात करते हैं यदि, तो इस वाले बॉन्ड में क्या पता चल रहा है? s कैरेक्टर 0 है और p कैरेक्टर 1 है, यानी ये तो पूरा VBT जैसा चलने लगा ना। एवरीबॉडी ये बात समझ में आ रही है? तो पूरा VBT जैसे चलने लगा कि सारे बॉन्ड प्योर p के हैं। दिस इज प्योर p, दिस इज प्योर p एंड दिस इज अगेन प्योर p, और ये p और s में लोन पेयर है। इज दैट क्लियर? तो ये तो VBT जैसा हो गया। तो अब ड्रैगोज रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन के साथ ज्यादातर जो कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, ये तो हम यही फॉर्मूला यूज करके बता रहे हैं ना, ये cos थीटा इज इक्वल टू s बाई एस माइनस वन अपॉन इज इक्वल टू p माइनस वन अपॉन p। तो अब हम इसी के बेसिस पे बता रहे हैं कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम रहता है तो उस केस में बॉन्डिंग जो है वो प्योर ऑर्बिटल से ही हो जाएगा, ठीक है। और जब बॉन्डिंग इस केस में प्योर ऑर्बिटल से हो रहा है तो s कैरेक्टर 0 होगा और p कैरेक्टर हो जाएगा कितना? 1। तो वहां बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ रही है बात? प्लीज राइट इट डाउन। राइट इट डाउन प्लीज। एग्जैक्टली क्यों होता है? क्योंकि अरे यार देखो, एग्जैक्टली क्यों होता है, तुम इस तरह की चीजों को लेके क्यूरियस क्यों होते हो बताओ? एग्जैक्टली क्यों होता है, नोबडी नोज दिस। हम भगवान थोड़ी हैं कि हम सब बता दें एग्जैक्टली क्या होता है। हम इंसान क्या करता है? कोशिश करता है ना एक लॉजिकल तरीका बनाने का। इज दैट क्लियर? तो तुम्हें एग्जैक्टली जो पूछ रहे हो कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है, तो ये जवाब तो किसी के पास नहीं है। हम तो एक अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये है कि बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 90 डिग्री। अब बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 90 डिग्री है, इसका मतलब थ्योरी के हिसाब से हमारा एस कैरेक्टर 0 आ रहा है, पी कैरेक्टर 1 आ रहा है, यानी बॉन्डिंग प्योर ऑर्बिटल से हो रही है। तो बॉन्डिंग प्योर ऑर्बिटल से हो रही है तो हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी सिमिलर है। तो हमने ये एक थ्योरी बना दी, ड्रैगोज ने एक थ्योरी बना दी कि जब बॉन्डिंग प्योर ऑर्बिटल से होता है तो उस केस में यहाँ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो प्योर ऑर्बिटल से होगा, और ये तब होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में बहुत ज्यादा नहीं हो और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो। इज दैट क्लियर? लोन पेयर रिपल्शन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। अच्छा ये बताओ, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या फिर हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट? प्योर ऑर्बिटल्स का मतलब वीबीटी में जो पढ़ा था भाई, हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं, प्योर ऑर्बिटल वीबीटी में पढ़ा था ना। अरे वीबीटी के हिसाब से ये बॉन्ड 2p1s के ओवरलैपिंग से बना है। वीबीटी के हिसाब से ये 2p प्लस 1s से बना है, तो ये प्योर ऑर्बिटल से ही बना है ना वीबीटी के हिसाब से। आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी? रिटर्न दिस। लेट अस टॉक अबाउट H2S। देखो H2S में भी ये वाली बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के क्लोज होती है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट देयर आर टू लोन पेयर्स, ठीक है। अब यदि तुम उसमें सोचोगे कि ये लोन पेयर रिपेल नहीं करेंगे क्या, तो लोन पेयर तो रिपेल कर ही रहे हैं ना। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं लोन पेयर रिपेल कर नहीं रहे हैं। यहाँ तो बॉन्ड एंगल और छोटा हो गया ना 107 से, तो लोन पेयर तो अभी भी रिपेल कर ही रहा है, इनफैक्ट ज्यादा रिपेल कर रहा है। तो दोनों रूल तो सेम ही आ रहा है। अब उसकी वजह से 90 आएगा ये थोड़ी कोई बता सकता है, 86 भी चला जा सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन बेहतर कॉन्सेप्ट है, पहली चीज तो ये समझना है।
और देखो लोन पेयर का जो रिपल्शन है ना, लोन पेयर का रिपल्शन बॉन्ड एंगल डिसाइड नहीं करता है ज्यादातर केसेस में। अरे पहले बॉन्ड बनता है, उसके बाद रिपल करना चालू करता है क्या? या रिपल्शन को कंसीडर करके ही बॉन्ड बनता है, ये बताओ पहले। बॉन्ड बन जाता है उसके बाद रिपल करके शेप बताता है क्या रिपल्शन के बेसिस पे शेप बन जाता है पहले ही? ऐसा तो नहीं हुआ ना कि जैसे एक इंसान के ये हाथ हैं और ये हाथ हैं, दोनों रिपेल करने लगे इसलिए 180 डिग्री पे आ गए। बच्चा जब पैदा होता है दोनों हाथ इसी डायरेक्शन में रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो एक्चुअली जब मॉलिक्यूल बनता है तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड एंगल जो है वो पहले ही डिसाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो जो बॉन्ड एंगल डेवलप होता है वो एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर को देख के दिखलता है, वो तो जुगाड़ है एक। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? वो तो एक जुगाड़ है रिपल्शन जो हम बताते हैं। फाइन। तो ऐसे केसेस में जैसे जब भी हो गया PH3, ASH3, SbH3, H2S एक्सेट्रा, इनके केस में बॉन्ड एंगल जो है वो दैट विल बी क्लोज टू 90 डिग्री। ठीक है ऑलरेडी रिटर्न। आयुष तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए H2S में बॉन्ड एंगल? टेल मी व्हाई डू यू थिंक इट शुड बी लेस देन 90 डिग्री? आयुष कह रहा है कि H2S में बॉन्ड एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री। कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई डू यू थिंक सो? तो रिपल्शन की वजह से तो फिर 1 डिग्री भी हो सकता है। तुम्हें यदि रिपल्शन इतना ज्यादा लग रहा है तो ये रिपल्शन की वजह से तो बॉन्ड एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है ना, ये दोनों ओवरलैप भी कर सकते हैं, फिर तो तुम कुछ भी सोच सकते हो। एग्जैक्टली रिपल्शन की वजह से कितना बॉन्ड एंगल कम होगा ये हमें थोड़ी पता है, ये तो ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल है जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज से। इज दैट क्लियर? देखो कहीं भी साइंस में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें होती हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए कि साइंस में देयर आर टू थिंग्स, पहला थ्योरी और उसके बाद प्रैक्टिकल होता है। इनफैक्ट जो चीजें आसपास हो रही है ना उसको डेवलप, ऐसे कोविड है, अब मैं यदि तुमसे पूछूं कि कोविड का वैक्सीन क्यों नहीं बना और क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या रीजन दोगे इसका? क्या दिक्कत है, कर ही क्यों नहीं रहे? व्हाट इज द रीजन, व्हाई इज द वैक्सीन नॉट कमिंग, व्हाई आर पीपल स्टिल सफरिंग? Tell me, if I'm asking you this question, then what will be your answer? कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। अरे इसका आंसर यही है कि हम लोग अब तक नहीं खोज पाए हैं। तो चीजें साइंस में यही होती है कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसको समझ के हम कुछ लॉजिक बनाते हैं, और यदि वो लॉजिक सब जगह चल गया तो ये टेक्नोलॉजी है। यही है ना। तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन जो है, जो नेचर में दिख रहा है, जो नेचर में दिख रहा है दैट इज ट्रूथ, और हम इसको जादू नहीं बता सकते। तो ये हम क्या करते हैं, इसको एक लॉजिकल फ्रेमवर्क देने की कोशिश करते हैं, और वो लॉजिक गलत भी हो सकता है, फिर हम उसको इंप्रूव करते रहते हैं। इज दैट क्लियर? तो सबसे ऊपर तो ऑब्जर्वेशन है ना। इज दैट क्लियर? सबसे ऊपर तो ऑब्जर्वेशन है, इसलिए साइंस में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होता है। जो रिजल्ट दिख रहा है वही सही है, हम उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं ये साइंस की लिमिटेशन हो सकती है, क्योंकि हम उतना सीखे नहीं है, हमारे रिसर्च उतना अच्छा नहीं है, हम आंसर्स ढूंढ रहे हैं। राइट, आगे बढ़ सकते हैं अब। फाइन। अच्छा थोड़ा आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रेजोनेंस। ठीक है, वी डोंट नो अबाउट इट।
सी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रेजोनेंस। सी हमें ये बात समझना है कि पेन की विड्थ थोड़ी बढ़ाओ। एवरेट ये विड्थ सही नहीं लग रहा है क्या? कुछ लोग बोल रहे थे कि वर्ड्स ही काफी कम आते हैं। क्या ये तुम्हें क्लियरली दिख नहीं रहा? एक्चुअली ज्यादा मोटा लिखने से ना ये एक पेज में बड़ा बार बार मुझे स्क्रॉल करना पड़ता है क्योंकि वर्ड्स ही ज्यादा नहीं आते। एक पेज में वर्ड ज्यादा नहीं दिख पाते, इसलिए मैंने थोड़ी सी विड्थ कम की है। 0.75 mm रखा है। कितने लोगों को विड्थ से प्रॉब्लम है, सही से नहीं दिख रहा है? नहीं, इसमें कोई अल्टरनेट सेटिंग थोड़ी है। ये 0.25 आता है, फिर 0.5 आता है, फिर 0.75 आता है, फिर 1 आता है, इस तरह से आता है। फाइन, सो कैन वी स्टार्ट रेजोनेंस? ओके, सी केमिस्ट्री में क्या है, पर्टिकुलरली बॉन्डिंग की बात करें हम, तो किसी भी कंपाउंड के बारे में तुम्हें कुछ जानना है, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट विल डू? हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्डिंग है, कुछ भी तुम्हें जानना है, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू? कोई भी जानकारी यदि चाहिए तो पहला चीज क्या करोगे तुम? पहला चीज ये है कि तुम उसका स्ट्रक्चर बताओगे, राइट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? यदि तुमको किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाहिए तो सबसे पहला काम क्या है, बताओ? सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। ठीक है, मतलब ऑब्जर्व करना इज द फर्स्ट थिंग ऑब्वियसली। उसके बाद जैसे बॉन्डिंग की बात करें तो हम लोग नेक्स्ट काम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। बट कई बार वो जो स्ट्रक्चर होता है वो चीजों की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाता, राइट? इज दैट क्लियर? देखो, कई बार जो दिखता है वो सच नहीं होता। इज दैट क्लियर? कई बार जो दिखता है वो सच नहीं होता। जैसे मान लो पंखे को, यू मस्ट हैव सीन अ सीलिंग फैन रोटेटिंग, राइट? सीलिंग फैन को घूमते हुए तो देखा है ना? तो तुम्हारा ये बात मानता है क्या कि वहां पे एक पैटर्न है? तुम्हारा दिमाग ये तो मानता नहीं है ना, उसको लगता है कि ब्रेन प्रोसेस करता है तो सोचता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो तुम क्या परसीव करते हो? वो जो तुम्हें दिख रहा है तुम उस पर भरोसा थोड़ी करते हो, तुम ये परसीव करते हो कि पंखे की ब्लेड्स घूम रही हैं, राइट? एंड दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ पैटर्न। तो वो चीज, वो ऑब्जर्वेशन जो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हारा दिमाग कुछ अजम्पशन बना रहा है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? जैसे मान लो एक बंदा तुम्हें एक पॉइंट पे दिखता है, फिर गायब हो जाता है और पे दिखता है, फिर गायब हो जाता है, फिर सी पॉइंट पे दिखता है, फिर गायब हो जाता है, फिर डी पॉइंट पे दिखता है, फिर गायब हो जाता है, फिर ई पॉइंट पे दिखता है। तो तुम्हारा दिमाग एक अजम्पशन बनाएगा ना कि यहाँ से भाग रहा है इस तरह से। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो वैसे ही केमिस्ट्री में भी क्या होता है, कई बार जो स्ट्रक्चर है वो सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन। बेंजीन सब जानते ही होंगे। बेंजीन तो सब जानते हो ना? अच्छा, ऑर्गेनिक में रेजोनेंस पढ़ा है क्या? हैव यू स्टडीड रेजोनेंस इन ऑर्गेनिक? ठीक। तो अब जैसे हम बात करें बेंजीन की स्ट्रक्चर की, जो तुमने पढ़ा होगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही होगा। तो जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है दैट इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। अब कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। बट जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है किसमें, बेंजीन में, दैट इज 1.39 एंगस्ट्रॉम। इज दैट क्लियर? इसमें और उसमें टॉटोमरिज्म में डिफरेंस बताया सर ने सिर्फ। टॉटोमरिज्म तो अलग कहानी है भैया, उसमें तो इक्विलिब्रियम होता है। इज दैट क्लियर? वहां अलग कहानी है। तो यहां पर देखो, पहले लिख लो इसको।
अप्रोक्सीमेटली ये 1.39 होता है, ये 39, तो इसको कई जगह 1.4 एंगस्ट्रॉम भी लिखते हैं। ये सबने लिख लिया। तो आप देखो बेंजीन में जो देखो नॉर्मली जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ है वो दैट इज 1.54 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड की लेंथ है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम है। बट कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है ना बेंजीन में, वो सारे बॉन्ड्स तो पहले बराबर होते हैं। जो बॉन्ड लेंथ है A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D इज इक्वल टू E इज इक्वल टू F एंड दिस इज 1.4 एंगस्ट्रॉम। तो अब इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तुमने ये ऑब्जर्व किया, हमारा काम तो यही है ना थ्योरी बनाते वक्त, जब भी कोई साइंटिस्ट कोई थ्योरी बनाता है तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है? वो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करेगा, फिर ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कोई कहानी बनाएगा, कोई थ्योरी बनाएगा, और यदि वो थ्योरी बाकी चीजें भी एक्सप्लेन कर दे तो थ्योरी हम सही बोलते हैं, सही बोलते हैं। यही है ना कॉन्सेप्ट। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो अब देखो कहानी क्या है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या चाहते हो रिपीट करना सिद्धेश? व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट? वही तो मैं बोल भी रहा था। यहाँ लिखा भी हुआ है कि कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है दैट इज 1.54 एंगस्ट्रॉम, कार्बन कार्बन की जो डबल बॉन्ड लेंथ है इट इज 1.34 एंगस्ट्रॉम, एंड कार्बन कार्बन जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ है बेंजीन में दैट इज 1.4 एंगस्ट्रॉम। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब जब कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बेंजीन में एक्चुअली में निकल के आता है एंड दैट इज 1.4 एंगस्ट्रॉम, तो अब ये बताओ इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ हाइपोथेटिकल अजम्पशन करना पड़ेगा ना। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो ये क्या करते हैं टू एक्सप्लेन the unexplained properties, to explain the unexplained properties, hypothetical structures are drawn. Hypothetical structures are drawn. Hypothetical structures draw किए जाते हैं। These structures are called canonical forms. इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं हम? कैनोनिकल फॉर्म्स। अब जैसे मान लो यहां पे तुम देखो तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है सब केस में? सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना। I hope you understand this. All the atoms are in a hybrid state of sp2. Is that clear? So can we say that all the atoms are planar? सारे के सारे एटम्स प्लेन में है, ये हम बोल सकते हैं क्या? क्योंकि sp2 में तो प्लेनर रहता है ना। तो अब देखो प्लेनर है तो इसमें क्या होता है, कैन वी से पाई बॉन्ड्स कैन शिफ्ट? इज दैट क्लियर? पाई बॉन्ड्स यदि सेम प्लेन में है तो पाई बॉन्ड्स मूव नहीं कर सकते हैं क्या? तो इसको समझाने के लिए अब देखो मूव क्यों करते हैं ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, मूव करेंगे ऐसा बताएं तो ये एक्सप्लेन हो जाता है, इसलिए हम बताते हैं। इज दैट क्लियर? अब ये मत पूछना कि क्यों मूव करते हैं, मूव करते हैं यदि हम ऐसा बताएं तो एक्सप्लेन हो जाता है। पाई बॉन्ड्स हमने जितना पढ़ा है वो यही है, ये मूव कर सकते हैं। तो यदि मूव करते हुए बताने से चीजें एक्सप्लेन हो जाती है और पाई बॉन्ड्स कमजोर होते हैं तो दे कैन मूव, ठीक है, तो ये थ्योरी उसके हिसाब से सही रहेगी। तो अब हम क्या बताते हैं कि एक्चुअली में ये पाई बॉन्ड्स मूव करते रहेंगे, राइट? ठीक है, ये थ्योरी है रेजोनेंस की, ये पाई बॉन्ड्स जो है वो मूव करते हैं। अब पाई बॉन्ड्स को अब क्यों मूव करते हैं ये तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो ऐसा प्लेनर के लिए, हाँ ये ऑब्वियसली सिर्फ प्लेनर के लिए ही है, जो जो प्लेन में आएंगे उनके लिए हो जाएगा रेजोनेंस। तो अब हम बात करते हैं, लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 2।
तो 1 एंड 2 यहाँ पे क्या है बताओ, 1 एंड 2 क्या है यहाँ पे, एवरीबॉडी 1 एंड 2 क्या है यहाँ पे, दे आर कैनोनिकल फॉर्म्स, इज दैट क्लियर, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट, 1 एंड 2 यहाँ पे क्या है, 1 एंड 2 आर कैनोनिकल फॉर्म्स। अब देखो समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे मान लो एक घर में देयर इज अ टॉय, एक घर में एक खिलौना है और बच्चे दो हैं, ये बात समझ में आ रही है, एक घर में एक खिलौना है और बच्चे दो हैं। तो जुगाड़ क्या किया गया, एक घंटा एक बच्चा खेलेगा, दूसरे घंटा दूसरा बच्चा खेलेगा, फिर तीसरे घंटा पहला बच्चा, फिर, तो ये समझ में आ रहा है, वो खिलौना दोनों के बीच में मूव कर रहा है, ये समझ में आ रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब यदि तुम उसके पड़ोसी हो और तुम्हें वो खिलौना छीनना है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, किसी एक बच्चे के पास होगा या दोनों के बीच में कहीं से भी हो सकता है, एवरीबॉडी बताओ, किसी एक के पास होगा या दोनों के में से कहीं से किसी के बीच में भी हो सकता है ना, दोनों में से किसी के पास भी हो सकता है। अच्छा, अब बताओ तुम उसके पड़ोसी हो और तुम उससे खिलौना छीनना चाहते हो, तो छीनना तुम्हारे लिए कब आसान होगा, जब वो खिलौना किसी एक बच्चे के पास होगा लोकलाइज्ड, या फिर 10 बच्चों के पास भी आ सकता है, 10 घंटे में अलग अलग रोटेशन में रहता है वो, बताओ किसके केस में आसान होगा, लोकलाइज में छीनना आसान होगा ना, ठीक है। और यदि 10 बच्चों के बीच में होगा तब तो छीनना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, इज दैट क्लियर, तुम्हें वो खिलौना उस बच्चे से ले लेना है। अब मान लो वो बच्चा एक है जिसके पास पक्का खिलौना है और दूसरे केस में 10 के पास रहता है अलग अलग टाइम स्लॉट्स में, तो लेना डिफिकल्ट हो जाएगा उस केस में। तो अब देखो इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया है, पाई बॉन्ड्स वीक पॉइंट होते हैं एक पर्टिकुलर कंपाउंड्स के, ये बात तो पता है ना, पाई बॉन्ड्स वीक पॉइंट होते हैं कंपाउंड के। तो यदि पाई बॉन्ड्स वीक हैं और वो यदि सेम प्लेन में है, तो यदि घूमने लगे तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, समझ में आ रहा है क्यों, यदि वो घूमने लगे तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्ड पे सीधा अटैक करता है, ठीक है, ये तुमने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो सीधा पाई बॉन्ड पे अटैक कर देगा, और पाई बॉन्ड यदि कोई एक जगह पे फिक्स है तो उसको अटैक करना बड़ा आसान होगा, बट यदि पाई बॉन्ड्स मूव कर रहे हैं तो अटैक करना मुश्किल हो जाएगा, और उसके कारण रेजोनेंस से वहां मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है। तो यदि रिएक्टिविटी कम हो जाती है पाई बॉन्ड्स के घूमने से तो मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो जाता है, और मॉलिक्यूल यदि स्टेबलाइज हो जाता है तो इसका मतलब ये थ्योरी सही है, बॉन्डिंग में हर वो थ्योरी जो कि ओवरऑल एनर्जी कम करती है और स्टेबिलिटी बढ़ाती है, वही बॉन्डिंग का मेथड है ना, बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है, बॉन्डेड स्टेट में एनर्जी कम होनी चाहिए, इज दैट क्लियर। जैसे मान लो तुम अभी लॉकडाउन में अकेले हो, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, अज्यूम दैट यू आर नॉट विथ योर फैमिली, यू आर ऑल अलोन, तो तुम घर जाना चाहते हो, यू वांट टू बी विथ योर पेरेंट्स, तो क्या होगा, उससे फायदा क्या होगा, उससे एनर्जी कम हो जाएगी, यही रीजन है ना। लाइकवाइज बॉन्ड बनने का रीजन यही होता है, स्टेबिलिटी बढ़ाना, एनर्जी कम करना। तो ऐसा वही, तो थ्योरी बॉन्डिंग की कैसी होंगी, जो एनर्जी को कम करने का एक लॉजिकल मेथड बता दे, इज दैट क्लियर, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर, जो एनर्जी को कम करने का एक लॉजिकल मेथड बता दे वो बॉन्डिंग की थ्योरी है, और ये थ्योरी बनाते हैं साइंटिस्ट। तो अब देखो ऑल द एटम्स आर प्लेनर, सो पाई बॉन्ड्स कैन इजीली शिफ्ट, इज दैट क्लियर, पाई बॉन्ड्स मूव कर सकते हैं ना। तो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं एवरीबॉडी, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब इन दोनों के बीच का कुछ होगा ना, जैसे एक लड़का और एक लड़की और बीच में कोई अन्य इंटरमीडिएट विशेषता वाला प्राणी है, तो उसको बोलेंगे हम हाइब्रिड। तो वो लड़का है या लड़की है बताओ, वो ना तो लड़का है ना ही वो लड़की है, वो कुछ हाइब्रिड है, राइट, इज दैट क्लियर। तो अब ये बताओ, ये दोनों क्या है, दीज आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है क्या, दीज आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, और ये क्या है, ये एक्चुअल रियल स्ट्रक्चर है। जैसा हमने देखा था ना कि सारे बॉन्ड्स जो हैं, हमने ये पढ़ा था कि सारे बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, राइट, सारे बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। तो ये बॉन्ड लेंथ इक्वल कैसे समझा सकते हैं बताओ, ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, और ऐसा एक्सप्लेन करने से
मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये थ्योरी सही है ना? इज दैट क्लियर? तो पहले इसको लिख लो। ये ग्राफ किसके लिए है? ये ग्राफ ये बताने के लिए, देखो ये कैनोनिकल फॉर्म की एनर्जी है और ये हाइब्रिड की एनर्जी है। तो ये जो डिफरेंस इन एनर्जी है उसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ये जो डिफरेंस इन एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। इज दैट क्लियर? और रेजोनेंस एनर्जी क्या है? लेट अस टॉक अबाउट रेजोनेंस एनर्जी। तो ये जो है इट इज, लेट से नेगेटिव होता है, ये हमेशा नेगेटिव ही लेंगे। तो एनर्जी ऑफ हाइब्रिड, ठीक है, माइनस, ये हमेशा नेगेटिव ही रहना चाहिए क्योंकि ये स्टेबलाइजिंग एनर्जी है ना, माइनस एनर्जी कैनोनिकल। मान लो दोनों नेगेटिव है तो देखो ये भी नेगेटिव ये नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये डिफरेंस लेना है। ये जो डिफरेंस है ना, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस, वो माइनस एक्स लिख दो या फिर माइनस एक्स लिख दो यदि ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी एक्स है तो। इज दैट क्लियर? और ये नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि ये स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है। इसमें किसी को डाउट है क्या? आगे बढ़ सकते हैं हम? बता रहा हूँ सिद्धेश, बता रहा हूँ। तुमने एक प्राणी नाम सुना है? राइनो, गैंडा। गैंडा देखा है किसी ने? नहीं देखा है? अरे मैं एक्चुअल गैंडा की बात कर रहा हूँ जो जू में मिलता है। तो राइनोसोरस जो है वो एक प्राणी है। दिस इज एन एनिमल। ओके, तो अब राइनो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, बताओ? डज राइनो एग्जिस्ट? तो ये रियल हो गया, दिस इज रियलिटी। अब एक्चुअली में एक प्राणी, यूनिकॉर्न जानते हो, घोड़ा होता है जिसका एक हॉर्न होता है, एक सींग, और एक होता है डायनोसोरस। तो एक डाइनो हो गया, एक यूनिकॉर्न हो गया, और एक राइनो हो गया। तुम्हें नहीं लगता है कि राइनो जो है एक हाइपोथेटिकल क्रिएचर, मतलब एक रियल स्ट्रक्चर है, और राइनो कहां से आया? इन दोनों के बीच का हाइब्रिड है। वैसा हम बोले राइनो जो कि रियलिटी है इज द हाइब्रिड ऑफ डाइनो एंड यूनिकॉर्न। मतलब डायनोसोरस और यूनिकॉर्न का हाइब्रिड है राइनो। तो ये तो रियल स्ट्रक्चर है ना। तो ये रियल स्ट्रक्चर को समझाने के लिए हमने दो इमेजिनरी क्रीचर्स डिफाइन किए, सपोज, जो कि आप एग्जिस्ट नहीं करते। एक हो गया डाइनो और डायनोसोरस, और दूसरा हो गया यूनिकॉर्न। तो इसी तरह से ये बेंजीन रियल स्ट्रक्चर है जिसमें ये पाई बॉन्ड घूमते रहते हैं। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने दो इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जिनको कैनोनिकल फॉर्म्स बोलते हैं, राइट? तो ये 1 और 2 कैनोनिकल फॉर्म्स है और 3 रियल स्ट्रक्चर है। ये रियल हो गया, ये कैनोनिकल हो गया। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ये बात समझ में आ रही है? ओके okay. ये लिखना है क्या? गैंडे की कहानी लिखनी है तुम्हें? आगे बढ़ सकते हैं? अब देखो एक्चुअल बेंजीन की फोटो दिखाता हूं एक बार, जस्ट अ मिनट। एक्चुअल बेंजीन कैसा होता है? थोड़ा देर रुक जाना, मैं अभी गूगल क्रोम खोल रहा हूँ। जस्ट गिव मी 30 to 40 seconds।
ओके ओके, कैन यू सी द शेयर्ड स्क्रीन नाउ? एक सेकंड रुको। नो, ओके फाइन। कैन यू सी इट नाउ? अभी भी नहीं दिख रहा? अभी भी नहीं दिख रहा? अब तो दिख रहा होगा। तो ओके फाइन, सो आई होप यू कैन सी दिस इमेज। तो एक्चुअली में बेंजीन तो कुछ ऐसा दिखता है, या फिर तुम बोल सकते हो कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इस तरह से रहते हैं। तुम्हें दिख रहा है? ये तो एकदम पहिया दिख रहा है तुम्हें। यू कैन सी अ व्हील लाइक स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली में ये पाई बॉन्ड एक जगह पे फिक्स तो है नहीं, ये तो डांस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये खिलौना इनके पास नहीं रहता है, ये बढ़ता रहता है। ये समझ में आ रहा है? जैसे हमने बताया था ना वो बच्चों के खिलौने वाला एग्जाम्पल, जैसे ये देखो इस तरह का, ये अलग अलग कलर में दिखाया था। ये कैसे भी देख लो, नहीं ये बेहतर है। ठीक है, वो दोनों रिंग्स होती हैं जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अब ये तो भाई ऑब्जर्वेशन है, एंड दिस इज रियलिटी। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि पाई बॉन्ड्स जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, यू कैन सी दीज इंटरेक्शन। एक तो यहाँ होगा, ऑल्टरनेट होगा ना, तो ऑल्टरनेट तो हो नहीं सकता, एक्चुअली में यही एग्जिस्ट करता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स बनाए, और उन हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स को कैनोनिकल फॉर्म्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है एवरीबॉडी? आगे बढ़ सकते हैं? तो अब कुछ समझ में आ रहा है कि रेजोनेंस का फायदा, रेजोनेंस क्यों होता है? पहला सवाल, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्यों जरूरत पड़ा? व्हाई वाज इट रिक्वायर्ड? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? इज इट क्लियर व्हाई वाज इट रिक्वायर्ड? ठीक है, अब जो समस्या थी वो समझ में आया कि समस्या क्या था। व्हाई वाज रेजोनेंस रिक्वायर्ड? बिकॉज कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। तो इसको समझाया कैसे कि पाई बॉन्ड्स, सी यहाँ पे देखो, पाई बॉन्ड्स प्लेन में जो रहेंगे ना, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स present in the same plane can undergo delocalization। ये समझ में आ रहा है? can undergo delocalization। this stabilizing effect is known as resonance। everybody is that clear now? जो भी पाई बॉन्ड और ये बोल सकते हो लोन पेयर, ज्यादा बोल सकते हो तुम, मतलब सेम प्लेन में है, so they have a tendency to undergo delocalization and this phenomena is called resonance। is that clear? आगे बढ़ सकते हैं? कैनोनिकल क्यों बनाते हैं जब वो इमेजिनरी है? ओके अच्छा, ये सवाल जो तुम श्रेयस पूछ रहे हो कि कैनोनिकल बनाते क्यों हैं जब वो इमेजिनरी है, जरा सोचो इसका क्या आंसर होना चाहिए। मैं कुछ बच्चों से पूछता हूँ, यार ये जो सवाल जो पूछ रहे हो, सोचो इसका क्या आंसर होना चाहिए। कैनोनिकल क्यों बनाते हैं? सी श्रेयस हैज एन क्वेश्चन कि कैनोनिकल क्यों बनाते हैं, बताओ। जब वो रियल नहीं है तो बनाते ही क्यों है? कोई आंसर करना चाहेगा?
एवरीबॉडी क्या होगा आंसर बताओ इसका। हमने क्या लिखा है बताओ। हमने ये लिखा है कि देर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज, जैसे हमने रेजोनेंस स्टार्ट कैसे किया था, रेजोनेंस हमने स्टार्ट किया था, जैसे टॉपिक ध्यान से देखो कि व्हाट वाज आवर फ्लो, हाउ डिड वी स्टार्ट रेजोनेंस टॉपिक। देखो हमने कैसे स्टार्ट किया। हमने लिखा है कि देर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय, देखो हमने लिखा है ना कि देर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज जो कि एक्सप्लेन नहीं हो पाते हैं रेगुलर स्ट्रक्चर्स के लिए। तो हमने लिखा ही है कि टू एक्सप्लेन द अनएक्सप्लेन्ड प्रॉपर्टीज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स आर ड्रॉन, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म्स। ये दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स हैं और ये दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं और ये दिख रहा है, ये समझाने के लिए इसको बताया। तो ये तो बेसिक फ्लो रहा है ना कि हम क्यों कैनोनिकल बनाते हैं। एवरीबॉडी कैनोनिकल हम क्यों बनाते हैं, इनिशियल पार्ट तो हमारा उसके ऊपर ही रहा था ना डिस्कस। देखो देखो हमने स्टार्ट कैसे किया। हमने स्टार्ट ऐसे किया कि देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है नॉर्मल स्ट्रक्चर से। तो अब ये प्रूव करने के लिए कि ये स्ट्रक्चर सही है और ये हमारी थ्योरी भी सही है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स बनाए और बोले कि इसमें घूम रहा है। उससे हम हाइब्रिड पे पहुंचे। ऐसा होने से स्टेबिलिटी कम हो जाता है, सर स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, रिएक्टिविटी कम हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया बॉन्डिंग का। और इस कॉन्सेप्ट में जब पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर्स डीलोकलाइज हो जाते हैं, जो जो कि सेम प्लेन में वही डीलोकलाइज होंगे, तो उस स्टेबलाइजिंग इफेक्ट को बोलते हैं रेजोनेंस। इज दैट क्लियर? हाइब्रिड से सब कुछ एक्सप्लेन, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे एग्जिस्ट करेगा ये समझाने के लिए कैनोनिकल बनाते हैं, और कोई रीजन नहीं। अरे जब थ्योरी मॉडिफाई होता है तुम एक फ्लो समझो भाई क्या हो रहा है। रिटर्न एवरीडे, कैन वी मूव अहेड नाउ? डीलोकलाइज फिर से बयाओ यार बयाओ मतलब डीलोकलाइजेशन तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, वही चीज है ना, नया कुछ थोड़ी है। डीलोकलाइजेशन जो होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था ना। डीलोकलाइजेशन मतलब क्या होता है everybody? एक जगह पे फिक्स है तो उसको बोलते हैं लोकलाइज। यदि बहुत जगह पे घूम रहा है तो डीलोकलाइज। तो यदि पाई बॉन्ड, जैसे मैंने बताया समझाने के लिए तुम्हें एक एग्जांपल दिया कि एक घर में एक बच्चा है, खिलौना उसके पास ही है। एक घर में मान लो 10 बच्चे हैं, खिलौना 10 के पास घूम रहा है। तो जहाँ एक बच्चा है वहां लोकलाइज्ड है और जहाँ 10 बच्चा है वहां डीलोकलाइज्ड है वो खिलौना। यही समझाया ना मैंने। तो पाई बॉन्ड इसी एक जगह पे है तो लोकलाइज्ड है, पाई बॉन्ड बहुत सारी जगह पे है तो डीलोकलाइज्ड है। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? अब आगे बढ़ जाएं। अभी रेजोनेंस क्या होता है ये समझ में आया, क्यों होता है समझ में आया, क्या स्टेबलाइजिंग फिनोमेना क्रिएट करता है ये समझ में आया। अब देखो क्या है, कुछ फीचर्स बताएं रेजोनेंस के कि क्या है फीचर्स, फायदा क्या है। देखो हम ऐसा बोल सकते हैं, मोर इज द डीलोकलाइजेशन, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। समझ में आ रहा है? डीलोकलाइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। जैसे बच्चे 20 आ गए, आप सब अब 20 खिलौना, अब 20 बच्चों के बीच में खिलौना, लेट्स से इट इज रोटेटिंग। सो इन दैट केस डोंट यू थिंक कि अब छीनना और ज्यादा मुश्किल हो गया है, अब तुम्हें पता ही नहीं किसके पास है। तुम्हें पता है जो बड़े बड़े डॉन और गुंडे होते हैं, जैसे मूवीज वगैरह देखा होगा ना कि वो अपने ठिकाने बदलते रहते हैं, व्हाट इज द रीजन बताओ, वो अपने ठिकाने बदलते क्यों हैं? मूवीज नहीं देखते हो क्या? कार्टून देखते हो? पोगो देखते हो?
हाँ, छुपे रहने के लिए। तो अब ऑब्वियसली वो जब घूमते रहेंगे इधर उधर तो उनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा ना। तो वैसे ही यदि पाई बॉन्ड और लोन पेयर अनस्टेबल है और वो भी घूमता रहे तो उसको भी पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये से स्टेबलाइज नहीं होगा मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट यही है कि ग्रेटर इज द डीलोकलाइजेशन, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी एंड greater is the resonance energy, greater is the resonance energy. Is that clear? ठीक है। इट इज यदि ऐसा डिफाइन करें तो इट इज अ प्रॉपर्टी या फिर इट इज अ फिनोमिना थ्रू विच इसके थ्रू क्या होता है, certain molecules acquire extra stability, certain molecules acquire extra stability. Is that clear everybody? Please write it down. Done everyone? Okay. ठीक, रुके, राइट डाउन। ओके, अब देखो क्या है, तुम्हें पता करना है प्रेडिक्ट रेजोनेंस हो सकता है कि नहीं। प्रेडिक्ट द पॉसिबिलिटी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ रेजोनेंस। हमें पता करना है कि कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है और कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो सकता है। एवरीबॉडी देखो, ये मान लो एक स्ट्रक्चर है, इसमें रेजोनेंस हो सकता है क्या? एवरीबॉडी, इसमें रेजोनेंस हो सकता है? अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 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 sp2। तो ये पाई बॉन्ड मूव नहीं कर सकता है। जरा समझो, ये पाई बॉन्ड तो मूव कर सकता है ना, प्लेन में है। एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ये पाई बॉन्ड क्यों नहीं मूव कर सकता है? इज दैट क्लियर? अरे ये तो सारे सेम प्लेन में है। अब देखो, ये यहां से यहां आएगा तो ये वाला पाई यहां भागेगा ना। ये समझ में आ रहा है? ये नहीं आ रहा? ये पाई बॉन्ड यहां पे आएगा तो ये तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो ये बॉन्ड टूटना चाहिए ना। इज दैट क्लियर और नॉट? जैसे मान लो एक कुर्सी पे 3 लोग बैठ सकते हैं, 3 बच्चे बैठ सकते हैं, बच्चा 1, बच्चा 2, बच्चा 3। तो बच्चा 4 आएगा तो बच्चा 3 बाहर जाएगा ना। तो फिर यहाँ कौन बैठेगा? बच्चा 4, बच्चा 1, बच्चा 2। फिर बच्चा 5 आया अंदर तो बच्चा 2 बाहर जाएगा। यहाँ कौन इस तरह से बैठेगा? बच्चा 5, बच्चा 4, बच्चा 1। यहाँ बाहर गया बच्चा 2, यहाँ बाहर गया बच्चा 3 और यहाँ आया बच्चा 6। तो ये समझ में आ रहा है? कार यहाँ पर क्योंकि 3 ही बैठ सकते थे। उसी तरह से यहाँ पे 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन, तो जब ये यहाँ जाएगा तो इसको यहाँ भागना चाहिए। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये दो इसके क्या हो जाएंगे? कैनोनिकल फॉर्म्स हो जाएंगे, राइट? दीज आर द कैनोनिकल फॉर्म्स। और एक्चुअल हाइब्रिड जो होगा
उसमें पाई बॉन्ड घूमता रहेगा इनके बीच में, राइट। ये क्या है, ये हाइब्रिड है। और ये दोनों क्या है, दे आर कैनोनिकल फॉर्म्स। दो ही होंगे, हाँ। देखो एक्चुअली कैनोनिकल फॉर्म मोस्ट स्टेबल होता है, कैनोनिकल फॉर्म्स मोस्ट स्टेबल होता है। अच्छा देखो, एक जनरल बात होती है, हम हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा रियलिटी की बात करते हैं। जैसे मान लो एक बच्चा खो गया, बच्चा खो गया, मिल नहीं रहा है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली बात करो, तो हम इस तरह की बात तो नहीं करते ना कि बच्चा जो है हो सकता है सैटेलाइट पकड़ के चांद पे चला गया होगा, या रॉकेट पकड़ के मून पे चला गया होगा, या फिर मार्स पे चला होगा। इस तरह की बात तो लोग नहीं करते ना। हाइपोथेटिकल बात भी करते हैं तो वो मोस्ट लॉजिकल ही करते हैं। इज दैट क्लियर? तो अभी जो है हम सारे स्ट्रक्चर्स थोड़ी बना देंगे, जो मोस्ट स्टेबल होगा, जो मोस्ट लॉजिकल होगा वही बात करेंगे ना। बच्चा खो गया तो ये थोड़ी बोलेंगे कि हाँ हो सकता है बच्चा अब तो मून पे है। अब कुछ ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि अब तो दूसरे गैलेक्सी में चला गया। इज दैट क्लियर? तो हम जब स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हाइपोथेटिकल, तो हम मोस्ट लॉजिकल स्ट्रक्चर ही बनाते हैं। और ये बॉन्ड जैसे ही यहाँ आएगा, तो यहाँ से निकला तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये समझ में आया होगा। यहाँ से निकला तो पॉजिटिव, और यहाँ पर तो एक बॉन्ड टूट एक बन रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से एक आया तो इसका ये गया, तो इसके पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आया तो इसके ऊपर नेगेटिव। यहाँ तक तो ठीक है? एवरीबडी इज दैट क्लियर? ओके। तो अब ये वाली बॉन्ड लेंथ ए है और ये वाली बॉन्ड लेंथ बी है, तो इस कंपाउंड में बॉन्ड लेंथ ए और बी में बड़ा कौन है बताओ? ये वाली बॉन्ड लेंथ ए है और ये वाली बॉन्ड लेंथ बी है, तो बड़ा कौन है एवरीबडी? एक्चुअली प्रथमेश ए इज इक्वल टू बी, दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल है, क्योंकि एक्चुअली में तो हाइब्रिड होता है ना। अरे हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है सब, यहाँ पे भी वही होगा ना, हाइब्रिड बन गया तो वही हाइब्रिडाइजेशन जो वहां पढ़ते थे सिग्मा बॉन्ड के केस में, यहाँ भी हाइब्रिड कर दिए, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ए और बी बराबर होगा। इज दैट क्लियर? एवरीबडी इज दैट क्लियर? कैन आई स्क्रॉल डाउन? ओके। माइनस क्यों लगा, नहीं समझा? कहाँ पे माइनस? नहीं समझे भावेश। यहाँ पे माइनस? अरे इलेक्ट्रॉन बुरी चीज है, नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके पास जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है और जिसके पास आता है वो नेगेटिव हो जाता है। समझ में आ रहा है? नेगेटिव चार्ज है, तो इसके पास गया तो ये पॉजिटिव हो गया, और इसके पास आ गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना। भावेश इज दैट क्लियर? कैन आई स्क्रॉल डाउन? ओके। अब बताओ इसमें होगा क्या रेजोनेंस? इसमें होगा रेजोनेंस? इसमें रेजोनेंस होगा? चलो बताओ। यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, देखो sp2 sp2 sp3 sp2 sp2, तो ये तो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा ना। नो रेजोनेंस ऐसा बोल सकते हैं हम? एवरीडे ऐसा बोल सकते हैं ना, यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा? ओके। अच्छा ये कंपाउंड बताओ, SO4 2 माइनस, इसमें रेजोनेंस हो सकता है एवरीबॉडी? ये विधि ने मॉलिक्यूल बात करनी है, इसमें रेजोनेंस हो सकता है क्या? ये समझ में आ रहा है कैसे हो सकता है? तुम्हें ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये तीनों को तो एक प्लेन में हम दिखा ही सकते हैं ना। देखो इन तीनों को एक प्लेन में दिखा सकते हैं, फिर इन दोनों को एक प्लेन में दिखा सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? फिर उसी तरह से इनको अलग प्लेन में दिखा सकते हैं। तो अब देखो क्या होगा, ये यहां से यहां जाएगा तो ये यहां भागेगा,
तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो सकता है, ठीक है। अब ये यहां से यहां जाएगा तो ये यहां से यहां भागेगा, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है। ठीक है, फिर इस तरह से बहुत सारे बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये यहां से यहां जाएगा, ठीक है, फिर इसको भगा दो, तो बना तो बहुत सारे सकते हैं। पूरा कंपाउंड एक प्लेन में नहीं है एवरीबॉडी, यहाँ पे पूरा कंपाउंड एक प्लेन में है क्या? सिर्फ 3 बॉन्ड को तुम एक प्लेन में दिखा सकते हो। ये समझने की कोशिश करो, जैसे ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, तो सेम प्लेन में कौन कौन सा लाई कर सकता है? किसी भी 2 बॉन्ड को तुम एक प्लेन में दिखा सकते हो। जैसे ये मान लो 1 2 3 4 है, तो और ये मान लो सपोज सी कर दिया या फिर ओ कर दिया, तो O1 O2 हो सकता है सेम प्लेन में, O3 O2 भी हो सकता है सेम प्लेन में, O4 O3 भी हो सकता है सेम प्लेन में, O4 O1 भी हो सकता है सेम प्लेन में। समझ में आ रहा है? इस तरह से सेम प्लेन में हो रहा है। तो ये सेम प्लेन में है इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये यहां जा सकता है, ये यहां जा सकता है, फिर ये यहां से जा ही सकता है ना। अरे यहां से यहां घूम सकता है और ये यहां से यहां घूम सकता है। ये समझ में आया? जैसे समझने की कोशिश करो कि ये बच्चा 1 है, ये बच्चा 2, ठीक है, ये बच्चा 3, बच्चा 4, बच्चा 5। एक सेकंड है ना। अब पहले समझने की कोशिश करो, ये दोनों, ये इसके घर जा सकता है, ठीक है, ये इसके घर जा सकता है, ये इसके घर जा सकता है, ये इसके घर जा सकता है, मतलब हर जो है अपने बगल वाले के घर जा सकता है। तो तुम्हें नहीं लगता है कि इसका खिलौना सिर्फ इसके, देखो जैसे B1 का खिलौना यहाँ यहाँ सिर्फ जा सकता है, B1 का खिलौना B5 तक जा सकता है क्या? अरे B1 जो है B2 और B4 के घर जा सकता है, और B2 जो है वो B1 और B5 के घर जा सकता है। इज दैट क्लियर? B1 जो है B2 और B4 के घर जा सकता है, और B2 जो है वो B1 और B5 के घर जा सकता है। तो B1 से खिलौना B5 तक जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। क्यों? इसका खिलौना ये यहाँ लेके पहुंचा दे और इसका खिलौना ये इसको यहाँ पहुंचा दे, क्यों नहीं जा सकता है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ये वाला जो चीज है ये यहाँ जाए, ठीक है, ये जो है, कैन यू सी इट नाउ? कैन यू सी द कर्सर नाउ? तो ये जो है वो यहाँ जा सकता है और यहाँ जा सकता है, और ये जो है वो यहाँ और यहाँ जा सकता है। तो ये खिलौना लेके यहाँ पहुंचेगा और ये खिलौना लेके यहाँ पहुंचा देगा। ये यहाँ तक अपना खिलौना पहुंचाएगा, B5 भी यहाँ तक आ सकता है। तो नहीं जा सकता है यहाँ से यहाँ तक? जा सकता है ना। तो अब ये भी यहाँ से यहाँ जा सकता है, तो यहाँ तो पॉसिबल है ही रेजोनेंस। इज दैट क्लियर? तो यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। अब तुम पूछेगा कितने बन सकते हैं, तो अब तुम बताओ कितने बन सकते हैं। परम्यूटेशन नहीं नहीं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है? 4C2 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 4 फैक्टोरियल इंटू ये हो जाएगा, 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ये तुम डायरेक्टली पूछोगे तो 4C2 बन सकते हैं। 4 में से 2 चूज करना है ना हमें, 4 बॉन्ड है उसमें से कोई 2 को घुमाना है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4C2 बनेंगे। PNC नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बना के दिखा दूं क्या सारे? सारे मतलब कोई 2 मूव कराओ ना, जैसे यहां से इसको मूव करा है, कोई भी 2 पकड़ लो, तो कॉम्बिनेशन चूज करना है तुम्हें। एवरीबॉडी कैन आई मूव फॉरवर्ड? ओके, कैन आई स्क्रॉल डाउन? ओके, अब जरा समझाओ, ये बात बताओ मुझे,
इफ दिस बॉन्ड लेंथ इज ए एंड दिस बॉन्ड लेंथ बी, तो ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा? बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, ए इक्वल टू बी होगा ना। ओके, कैन यू टेल मी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर जानते हो ना क्या होता है एवरीबॉडी? बॉन्ड ऑर्डर समझते हो ना क्या होता है? अरे नहीं तो बॉन्ड पैरामीटर्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। अरे बॉन्ड ऑर्डर तो हमने पढ़ा था ना बॉन्ड पैरामीटर्स में, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो अब मान लो एक बॉन्ड तो फिक्स है ना सल्फर ऑक्सीजन में, एक्चुअली तो कुछ हाइब्रिड होगा जिसमें ये भागता रहेगा नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं, ये समझ में आ रहा है? तो एक बॉन्ड तो फिक्स है और दो पाई बॉन्ड 4 में माइग्रेट कर रहा है, तो 1.5 हुआ ना। ये समझ में आ रहा या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। जैसे मान लो सारे बच्चों के पास एक एक खिलौना है, ठीक है, और मतलब 4 बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है, और सबको एक एक खिलौना दे दिया, और हमने दूसरा टाइप का खिलौना खरीदा है 2, और वो 4 बच्चों को देंगे, तो एवरेज एक बच्चे को कितना मिला? एक तो उनके पास पक्का है, और दूसरा जो है वो 4 बच्चों के लिए 2 है, तो एवरेज एक बच्चे को कितना मिला? 1.5 मिला ना। तो एक सिग्मा बॉन्ड फिक्स है और बाकी दो पाई बॉन्ड तो 4 के बीच में नाच रहा है, तो एक को इफेक्टिवली कितना मिलेगा? 1.5 मिलेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, राइट इट डाउन। ये बॉन्ड ऑर्डर के लिए कोई फॉर्मूला है? नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्टली निकालो ना, जैसे तुमने अभी बताया ना मैंने। रेजोनेट करना जरूरी है, करने की जरूरत है क्या? रेजोनेट करने की जरूरत तब होगी जब स्टेबलाइजिंग फिनोमेना, स्टेबलाइजेशन बढ़ सकता है, तो रेजोनेट करने की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ जाए एवरीबॉडी। सिमिलरली यदि तुम बात करोगे फॉस्फेट आयन की, देखो दिस इज PO4 3-, ये है PO4 3-, तो यहाँ पे भी तो रेजोनेट कर सकता है, ये यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ भी तो एक प्लेन में है ये, तो ये यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा, ये समझ में आ रहा है कैसे मूव करा रहे हैं? ठीक है, फिर सोच सकते हो क्या कि ये बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, किसी को भी 2 को पकड़ के घुमा सकते हो, ठीक है, जैसे इसको भेज के यहाँ भेज दो। लाइकवाइज इस तरह से पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। जस्ट मिनट, ये डबल बॉन्ड, एक मिनट, यहाँ पर तो 4 ही बनेंगे, यहाँ 4 क्यों बनेंगे समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? यहाँ 4 समझ में आ रहा है क्यों? अरे ये खिलौना है जो कि एक तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, तो पहले यहाँ बनाया, फिर यहाँ बनाया, फिर यहाँ बनाया। यहाँ 4C1 लगा सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हमने कहाँ कहाँ दिखाया है डबल बॉन्ड? अच्छा यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे नहीं, अच्छा किसमें कहाँ पे नहीं दिखाया है, कौन से पोजीशन पे? जस्ट अ मिनट, यहाँ यहाँ दिखा दिया, ठीक है। तो अब इसको यहाँ भेज दो और इसको यहाँ भेज दो, ठीक। ठीक है एवरीबॉडी। तो अब बताओ यहाँ पे ये वाली बॉन्ड लेंथ यदि A है और ये वाली बॉन्ड लेंथ B है, तो A शुड बी इक्वल टू B, ये बात तो सबको समझ में आ रहा है? ओके, नाउ PO बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा एवरीबॉडी? P और बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? एक तो फिक्स है, +1 4 में घूम रहा है, तो 1.25 आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, कैन आई स्क्रॉल डाउन?
अच्छा देखो और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे बेंजीन में एवरेज कार्बन, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा एवरेज बताओ? वो एरो कैसे दिखाते हैं सिद्धेश? वो एरो ऐसे दिखाते हैं, जैसे बताया ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो एरो दिखाता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या होगा? कार्बन कार्बन 1.5 होगा या 2.5? आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर। एक तो फिक्स होता है, ठीक है, कार्बन कार्बन की बात कर रहा हूं। अरे तुम 2.5 कहां से बता दे रहे हो? ये नॉर्मल है ना, ये तो घूमेगा, एक फिक्स है और 3/6 होगा, 1.5 आएगा ये। उसी तरह यदि तुमसे पूछा जाए कार्बोनेट आयन होता है, दिस इज CO3 2-, तो अब ये क्या हो सकता है? ऐसे जा सकता है, ठीक है, ये यहाँ आ सकता है, फिर यहाँ आ सकता है ना। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? CO बॉन्ड ऑर्डर 1.33, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? उसी तरह से यदि तुम्हारे पास ये है कुछ ClO4-, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बताओ? एवरीबॉडी, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? ClO 1+3/4, ठीक है, 1.75। इसमें किसको किसको डाउट है? अब बताओ। इसमें 4 हाइब्रिड आएंगे, हाँ 4 आएंगे, 4 आएंगे। वो एरो कैसे दिखाने हैं? देखो एरो ऐसे दिखा सकते हो तुम, ये सेम प्लेन में है ना सिद्धेश, तो ये यहाँ आ सकता है और ये यहाँ जा सकता है। समझ में आ रहा है? ये इसका मूवमेंट तुम यहाँ और यहाँ दिखा सकते हो ना, या तो यहाँ दिखाओगे या यहाँ दिखाओगे, कहीं भी दिखा सकते हो वैसे तुम। तो एक फिक्स नहीं समझा मतलब क्या पूछना चाह रहे हो तुम? कर्सर नहीं दिख रहा है तो तुम्हें ये तो दिख रहा होगा ना कहाँ लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस केस में मैं तुम्हें क्या समझा रहा था, यहाँ पे इस केस में, कि ये यदि एटम है तो ये या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। इज दैट क्लियर? दिस पर्टिकुलर एटम कैन, मतलब लोन पेयर कैन इधर गो दिस वे और दिस वे, तो या यहाँ भी जा सकता है, तुम कहीं भी घुमा सकते हो वैसे। तो यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा ये, और यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। वन कैसे आया? किसकी वन बात कर रहे हो आयुष? तुम कौन से वन की बात कर रहे हो आयुष? विच वन आर यू टॉकिंग अबाउट? 1+3/4? अरे एक सिग्मा बॉन्ड तो फिक्स है ना इसका। आयुष, इज दैट क्लियर? एक सिग्मा बॉन्ड फिक्स है, और घूम कितना रहा है बताओ? आयुष घूम कितना रहा है? 3। तो क्या हो गया बताओ? कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर फिर बताओ? 1.75। इज इट क्लियर? एक फिक्स है और 3 घूम रहा है। एक 1+3/4, ये समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? ओके, सो कैन आई, और किसी को कोई डाउट है?
Anybody, do you have any doubt? So can I scroll down now? सब में A is equal to B, सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगे. यहाँ पे पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन दोनों घूम रहे हैं भावेश, पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन दोनों घूम रहे हैं. ठीक है, मैंने बोला था ना पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर. ओके. अच्छा, जैसे एक मॉलिक्यूल होता है ओजोन, नाम सुना है? ओजोन को तुम ऐसे लिख सकते हो या फिर तुम ऐसे लिख सकते हो. ये दोनों स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है ना एवरीबॉडी. तो जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होगा उसमें तो एक पाई बॉन्ड घूमता रहेगा. तो ये वाली बॉन्ड लेंथ ए है और ये बी है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ए इज इक्वल टू बी होगा. और ओ ओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बताओ? 1.5. ये समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? ओके. इसमें अब तक किसी को डाउट है? ओके. ओके, सी. अब हम आगे की तरफ थोड़ा सा बात करते हैं. जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है, दिस इज CH3. राइट इट डाउन देन. डन. Okay, so let us take this example. This is acetate ion. तो अब ये यहां जा सकता है और ये यहां जा सकता है. ये समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है क्या इस कार्बन में? ये sp3 है, इसमें नहीं हो सकता. इज दैट क्लियर? ये अलग प्लेन में चला गया तो इसमें नहीं हो सकता. ये समझ में आ रहा है? तो पाई बॉन्ड हम इधर से इधर ही मूव कराएंगे और एक्चुअली में हम इस तरह से दिखाएंगे कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिलोकलाइज हो रहा है, तो ये इसका हाइब्रिड हो जाएगा. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ओके, एक और चीज है. while drawing canonical forms हमें एक चीज ध्यान देनी है. पॉजिटिव चार्ज will be more stable. Positive charge will be more stable on electropositive atom and negative charge will be more stable on electronegative atom. ये बात समझ में आ रहा है? Everybody, is that clear? ये बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो, देखो तुम्हारे पास ये है Cn माइनस, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, इसको घुमा के यहाँ पे और इसको इधर भेज दो, तो ये भी तो आ जाएगा. Everybody, is that clear or not? तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया 1 और ये हो गया स्ट्रक्चर 2. तो हम दोनों बना सकते हैं ना, वो तो सेम प्लेन में घूम ही जाएगा. हम नेगेटिव जो है वो सी के ऊपर भी दिखा सकते हैं, एन के ऊपर भी दिखा सकते हैं. तो बताओ कौन सा कैनोनिकल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा?
एवरीबॉडी, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर ज्यादा स्टेबल पता है? नेगेटिव चार्ज को कौन आसानी से संभाल सकता है? ज्यादा नेगेटिव या ज्यादा पॉजिटिव? अरे इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा ना। तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, और जो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उस पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, या फिर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी जो है वो 1 वाले कैनोनिकल फॉर्म्स की ज्यादा हो 2 से। तो 1 ज्यादा स्टेबल है, तो एक्चुअल जो हाइब्रिड होगा वो 1 के ज्यादा क्लोज होगा और 2 के कम। ये समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर? जैसे हो सकता है ना, एक लड़का है, मतलब एक हाइब्रिड क्रिएचर सोचो, बट उसमें लड़कों की विशेषता ज्यादा है और लड़कियों की कम। तो एक्चुअली में जो हाइब्रिड की हम बात कर रहे हैं उसकी विशेषता लड़कों से ज्यादा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि हाइब्रिड, जैसे sp3 किया था ना, ड्रॉ करने में कैसा होगा, मतलब ड्रॉ तो कर ही दिया ना इसको। क्या पूछना चाह रहे हो तुम? अरे ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ये यहाँ से भागना चाहिए ना, तो इसलिए यहाँ बना दिया, क्योंकि ये तो 3 ही बॉन्ड बना सकता है। हाइब्रिड दोनों के बीच में पाई बॉन्ड घुमाते रहो, और क्या। तुम हाइब्रिड की बात कर रहे हो तो हाइब्रिड में दोनों के बीच में पाई बॉन्ड घुमाते रहो। सी और एन के बीच में ये 2 बॉन्ड फिक्स हैं, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बनता रहेगा, बट वो एन के क्लोज ज्यादा होगा क्योंकि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। तो देखो आज हमने क्या किया है, वी हैव टेकन एन इंट्रोडक्शन ऑन रेजोनेंस। ठीक है, हमने एक इंट्रोडक्शन लिया है रेजोनेंस के टॉपिक के ऊपर। तुम्हारे बुक में बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला लिखा है। इफ यू सी योर बुक देन देयर इज अ फॉर्मूला फॉर बॉन्ड ऑर्डर इन रेजोनेंस। उन्होंने लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये तुम यूज करना चाहोगे क्या? जो मैंने बताया वो ज्यादा सही लग रहा है तुम्हें? एवरीबॉडी, देखो अभी इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि जैसे एक यहाँ पर जैसे तुम्हारे पास ये कंपाउंड है, अब बोल रहा है कि सल्फर ऑक्सीजन का तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो तुम क्या करो, इन्होंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स formed between 2 atoms in all the resonating structures। तो ये तो सारे बनाना पड़ जाएंगे ना तुम्हें, ये समझ में आ रहा है? अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये तो लंबा लग जाएगा तुम्हें। ये सही है क्या? इससे अच्छा तुम देखो ना, 2 पाई बॉन्ड मूव कर रहा है, एक तो फिक्स है ही और 2 पाई बॉन्ड 4 में मूव कर रहा है, तो ऐसे नहीं हो जाएगा डायरेक्टली। तो ये बेहतर है, मतलब जरूरत नहीं इस तरह के फॉर्मूले को यूज करने की। ठीक है, तो आज के क्लास में किसी को डाउट है तो बताओ। यही इजी है ना, तो यही यूज करो एवरीबॉडी। किसी को डाउट है तो बताओ। तो ठीक है, किसी को डाउट है तो बता सकते हो। योर होमवर्क इज इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2। आई विल पोस्ट द सेम इन द ग्रुप। होमवर्क इज इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2। ठीक है, चलो फिर विल मीट इन द, हाँ आई विल ऐड द सेम इन द ग्रुप। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। फाइन।